Good morning everyone. So in this part of video we will discuss the answer key of question paper which was held on Sunday. So the chapter name is molecular basis of inheritance. Okay, and यहाँ पर हम start करते हैं अपने questions को. Okay, so here the first question, पहला question आपका था बच्चा. The first question is, what will happen if during DNA packaging arginine and histidine amino acid are replaced by glycine and leucine which are neutral amino acid? See, यहाँ पर DNA पैकेजिंग में आपको पता है कि DNA आपका क्या है, नेगेटिवली चार्ज है और एसिडिक है. ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज DNA जो है वो पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड आपका यहाँ पर वाइंड अप होता है. और आपका जो चार्ज है किसी भी प्रोटीन पर वो डिपेंड करता है कि उस प्रोटीन का रेसिड्यू और साइड चेन में किस तरह के मॉलिक्यूल हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपके बेसिक DNA एसिडिक है तो आपके पास बेसिक अमाइनो एसिड जो हैं पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमाइनो एसिड वो 3 हैं. व्हाट आर दोज? एक तो आपका आर्जिनिन है जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर. सो आपके 3 बेसिक अमाइनो एसिड है, आर्जिनिन, हिस्टिडिन एंड यहाँ पर अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर एक है लाइसिन. तो ये 3 आपके बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं. अब यहाँ पर है इन तीनों के अलावा आपका जो ग्लाइसिन है, ल्यूसिन है, इट इज़ एक्चुअली ल्यूसिन. तो यहाँ पर ल्यूसिन है, ग्लाइसिन है, ये न्यूट्रल है. तो आपका अगर न्यूट्रल हिस्टोन प्रोटीन है, लाइक अज्यूम कर लीजिए ये न्यूट्रल हिस्टोन प्रोटीन है, तो यहाँ पर आपका DNA को अगर इस पर रैप अप होना है तो वो बेसिक प्रोटीन होना चाहिए और पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए क्योंकि DNA आपका नेगेटिव चार्ज है. सो यहाँ पर जब आपका ग्लाइसिन और ल्यूसिन जो है वो आएगा तो उसकी वजह से यहाँ पर पैकेजिंग जो है DNA की वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि DNA आपका एसिडिक और नेगेटिवली चार्ज है. तो ये पैक होता है आपके पॉजिटिव बेसिक हिस्टोन प्रोटीन के साथ. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर द राइट ऑप्शन इज योर डी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, या नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, हु हैव गिवन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा ऑन द बेसिस ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA. कि यहाँ पर जो डबल हेलिक्स मॉडल जो DNA का प्रपोज किया गया था उसके लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा किसने दिया था? तो बिल्कुल फैक्ट है ये बच्चा. तो यहाँ पर देने वाले थे आपके विल्किंस एंड फ्रैंकलिन. इन्होंने यहाँ पर एक्सरे डाटा दिया था, एक्सरे डाटा फॉर dsDNA, डबल स्ट्रैंड DNA का पहले एक्सरे डाटा दिया. उसके बाद वॉटसन एंड क्रिक ने डबल स्ट्रैंड DNA की क्या बताई, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया. देन यहाँ पर आपका इस स्ट्रक्चर में चैरेफ ने एक रूल दिया, चैरेफ रूल, जिसके अकॉर्डिंग प्यूरिन जो है वो आपका पायरिमिडीन के इक्विवेलेंट होता है. एंड यहाँ पर लास्ट है आपके फ्रेडरिक मिस्चर. फ्रेडरिक मिस्चर ने आपका क्या किया, ये पहले आपके थे जिन्होंने DNA को आइसोलेट किया गया था कि न्यूक्लियस के इनसाइड आपका जो एसिडिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो DNA है. तो ये पहले बताने वाले आपके फ्रेडरिक थे. ओके, सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन 4. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. What will happen to mice if S strain, which is heat killed, is injected with live R strain of bacteria Streptococcus pneumonia in mice? So यहाँ पर ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर S strain जो कि हीट किल्ड है उसे आपका यहाँ पर R strain, लाइव R strain के साथ मिक्स कर माइस में इंजेक्ट किया गया. तो आपने ये तो पढ़ा है कि माइस डाई होगी, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर हमने पढ़ा था लास्ट आपका जो एक्सपेरिमेंट सेटअप था ग्रिफ्थ का कि उसमें हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से समथिंग ट्रांसफॉर्म हुआ था आर स्ट्रेन में, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन जो है वो वायरुलेंट हो गई थी. ओके, तो यहाँ पर सर्वाइव करेगा ये ऑप्शन तो डिलीट हो जाता है. अब माइस डाई करेगा ड्यू टू वायरुलेंट नेचर ऑफ एस स्ट्रेन. तो बच्चे यहाँ तो एस स्ट्रेन हम हीट किल्ड ले रहे हैं,
और हीट किल तो वायरुलेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। देन माइस विल डाई बट नॉट ऑफ द अबव रीज़न, कि यहाँ पर डाई तो हो रहा है लेकिन ऊपर वाले रीजन्स की वजह से नहीं है। तो हम दूसरा रीज़न पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर माइस जो है वो डाई होगा क्योंकि आर स्ट्रेन जो है वो वायरुलेंट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट किल एस स्ट्रेन। तो ये बिल्कुल सही है। तो ऊपर बताया हुआ रीज़न सही है, यानी कि ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो हियर द राइट ऑप्शन इज योर ऑप्शन सी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन डीएनएज एंड डीएनएज। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डीएनएज आपका टाइप ऑफ डीएनए के लिए है, तो आपको 5 टाइप के बताया गया ना, ए बी, देन आपका सी डी जेड डीएनए। तो ये आपके टाइप ऑफ डीएनए है। और डीएनएज जो है किसी भी मॉलिक्यूल के पीछे अगर एज लग जाता है तो वो एंजाइम है। तो डीएनएज आपका जो है वो एंजाइम है जो डीएनए को डिग्रेड करेगा, कट करेगा। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन था डीएनए स्टैंड फॉर टाइप ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही है। और डीएनएज जो है वो एंजाइम है, बिल्कुल सही है। दोनों सेम है, बिल्कुल गलत बचा, दोनों सेम नहीं है। डीएनए जो है वो टर्म कंप्लीट चेन के लिए, बिल्कुल कंप्लीट चेन के लिए हम यूज़ करते हैं, जबकि डीएनए सिंगल न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल गलत है। ठीक है, और ये सिनोनिम है, यानी कि एक दूसरे के पूरक है, मीन्स सेम कि आपका एक दूसरे जैसे ही हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ राइट ऑप्शन आपका क्या आएगा? द राइट ऑप्शन हियर इज योर ऑप्शन ए। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द ऑड वन आउट। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपको ऑड वन आउट निकालना था। यहाँ पर TMV भी आपका सही आंसर है, क्योंकि यह क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जेनेटिक बेसिस पर। तो जेनेटिक बेसिस पर ई कोलाई, ड्रोसोफिला और सिट्रस कैंसर जो आपका होता है, एक्चुअल में यहाँ पर टर्म आ जानी चाहिए थी कॉजल ऑर्गेनिज्म की, दैट इज़ ज़ैंथोमोनास। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी रहती। तो उस टाइम पर आपका ई कोलाई, ड्रोसोफिला और ज़ैंथोमोनास तीनों के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल DNA होता है, जबकि TMV टोबैको मोज़ाइक वायरस के अंदर DNA जो है दैट इज़ RNA। ठीक है, तो यहाँ पर आपका TMV के अंदर RNA होता है। इसके अलावा आपका बैक्टीरियोफेज, मैंने आपको 11th में बताया बैक्टीरियोफेज अलग अलग होते हैं, तो उसमें आपका Q13 बैक्टीरियोफेज जो है उसके अंदर भी आपका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। नॉर्मल बैक्टीरियोफेज पूछे तो वहाँ पर आपका DNA होता है, जो नॉर्मल हम कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन बी भी सही है जेनेटिक बेसिस पर, कि इन तीनों में DNA है और इसमें आपका RNA है। कई बच्चों ने यहाँ पर मार्क किया है सिट्रस को कि ये तो आपका डिजीज़ है और बाकी सारे आपके कॉजल एजेंट है, यानी कि आपके कॉजिंग एजेंट है, कि वो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही जा सकता है। सो यहाँ पर आपके दोनों ही ऑप्शन राइट होंगे, TMV एंड अलॉन्ग विथ सिट्रस कैंसर। ओके, कैंकर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? तो ये हमें बताता है कि न्यूक्लियस आपका किस तरह से प्रोटीन बना रहा है बाय ट्रांसलेशन। सही हो सकता है, एक बार रख लेते हैं। ये हमें बताता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे फ़्लो हुई DNA से प्रोटीन में, यानी कि ये कह रहा है DNA से आपका प्रोटीन बनाने में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे फ़्लो हुई वाया RNA, यानी RNA से होती हुई। तो ये चीज़ कह रहा है सेकेंड ऑप्शन, कि DNA से RNA और RNA से आपका प्रोटीन, इस तरह तक फ्लो आ रहा है। तो ये भी सही हो सकता है, साइड रख देते हैं। अब नेक्स्ट है कि ये आपका रिप्रेजेंट करता है डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर ऑफ DNA। ये तो बिल्कुल ही गलत है, और नन ऑफ दिस, ये भी गलत है। अब आए इन दोनों में से हम कौन सा सेलेक्ट करें? तो बच्चे फर्स्ट ऑप्शन है कि जहाँ न्यूक्लियस से डायरेक्ट प्रोटीन की बात की गई है, और दूसरा ऑप्शन है जहाँ न्यूक्लियस यानी DNA से पहले RNA फिर प्रोटीन। तो हम यहाँ पर सेकेंड को मार्क करेंगे कि डायरेक्ट आपका न्यूक्लियस से प्रोटीन ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन DNA से प्रोटीन तक तो जा रही है, बट RNA से होती हुई। सो आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु आइडेंटिफाइड दैट डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस इन न्यूक्लियस। अभी बात किया हर साइंटिस्ट के बारे में, तो यहाँ पर ये फाइंड करने वाले फ्रेडरिच मिस्टर थे कि आपका न्यूक्लियस के अंदर जो एसिडिक सब्सटेंस है वो क्या है, डीएनए है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of coiling is here in bDNA and how much base pair is present in one helix। तो आपने bDNA को पढ़ा है, उसके सारे कैरेक्टर पढ़े हैं कि एंटी पैरेलल नेचर का होता है। यहाँ पर जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। देन आपका यहाँ पर एक हेलिक्स की लेंथ जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। यूनिट ध्यान रखना बच्चा, अगर आप एंगस्ट्रॉम ले रहे हो तो 34, अदरवाइज 3.4 नैनोमीटर आएगी, दोनों ही सही है। और एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिफरेंस जो है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर आप 0.34 नैनोमीटर, दोनों ही सही है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं bDNA के अंदर एक हेलिक्स में आपके 10 बेस पेयर होता है, बिल्कुल सही है। तो 11 वाले तो दोनों कट गए। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंडेड मैनर में है कि ये राइट हैंडेड मैनर में है, तो ये राइट हैंडेड मैनर में होता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है दैट इज़ करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी पैरेलल स्टैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल मीन्स दैट। एंटी पैरेलल नेचर जो है डीएनए का, उसका मतलब क्या होता है बच्चा? उसका मतलब होता है कि यहाँ पर आपका फॉस्फेट ग्रुप जो है वो आपका प्रेजेंट है एट द स्टार्ट ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड। देखो 2 डीएनए के स्ट्रैंड आपके कैसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसे मॉलिक्यूल लेवल पर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो एक शुगर अगर आपकी ये है, ठीक है, इसके 5th कार्बन पर फॉस्फेट लगा है, तो दूसरे स्ट्रैंड की शुगर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड है लाइक दिस, और यहाँ पर भी इसके 5th कार्बन पर आपका क्या लगा है, फॉस्फेट लगा है। ठीक है, तो इसके 5th कार्बन पर आपका क्या लगा है, फॉस्फेट लगा है। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है एंटी पैरेलल नेचर का, कि आपका फॉस्फेट ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ 2 डीएनए, ये डीएनए स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर देखिए फॉस्फेट ग्रुप जो है वो दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और बाइंडिंग बॉन्ड इस तरह से फॉर्म होते हैं कि यहाँ पर ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। ये बॉन्ड बनने के बाद का ही तो डायग्राम है, और यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर N2 होगा, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर N2 होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड फॉर्मेशन इस तरह से हुई है कि आपका जो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, सो उसकी वजह से ये एंटी पैरेलल नेचर जो है वो शो कर रहे हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो। सो हियर द राइट ऑप्शन इज सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन डीएनए मॉलिक्यूल एडेनिन इज 50% फॉरवर्ड विद द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। अगर यहाँ पर एडेनिन जो है वो 15% है, तो आपको बच्चा पता है कि एडेनिन पेयर अप करता है किसके साथ, थायमिन, तो यहाँ थायमिन भी क्या होगा, 15%। ओके, अब एडेनिन और थायमिन 15-15 यानी कि ए एंड टी ये आपके क्या हो गए, 30%। टोटल डीएनए का 30% एडेनिन और थायमिन है, तो टोटल डीएनए में बच क्या गया, C+G बच गया, है ना, C एंड G रह गया। तो यहाँ पर C एंड G जो है वो कितना है, 70% है, 70% है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि यहाँ पर आपका साइटोसिन कितना होगा, तो भाई C जो है वो बाइंड करता है G के साथ, जितना C उतना G। तो यहाँ 70% को मैं आधा आधा अगर डिवाइड करूँ, क्योंकि जितना C होगा 70% में उतना ही G होगा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 35। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन C, दैट इज 35%। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड। आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है क्या, एंजाइम है जो क्या कर रहा है, देखो कुछ वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ना होकर आरएनए होता है। तो यहाँ पर ये आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता, ये आरएनए आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है। ये आरएनए क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री
डीएनए बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका इसी प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो ट्रांसक्रिप्शन है वहाँ पर क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना इज नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन। बट यहाँ क्या हो रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स है। तो यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हेल्ड हो रहा है, और किसकी प्रेजेंस में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है ये कौन सा एंजाइम यहाँ पर जो है वर्क करेगा। तो आपको यहाँ पर आरएनए से cDNA कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना है। तो यहाँ पर आरएनए को रीड किया जाएगा, यानी कि आरएनए डिपेंडेंट, कि जो भी एंजाइम है वो आरएनए को रीड करेगा, आरएनए पर डिपेंड है। तो आरएनए डिपेंडेंट और बना क्या रहा है, डीएनए। तो ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए विथ 23 बेस इज, आपके डीएनए की लेंथ बतानी है जहाँ पर 23 बेस पेयर हैं। तो बच्चे इसलिए सिंपल सा आपका फॉर्मूला है, टोटल लेंथ जो होती है डीएनए की वो कितनी होती है, वो होती है टोटल लेंथ, आपके टोटल बेस पेयर कितने हैं, टोटल बेस पेयर कितने हैं इनटू में एडजेसेंट बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर टोटल बेस है 23 और एडजेसेंट यानी कि दो आपके बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। हाउ इट कम्स टू बी 3.4 एंगस्ट्रॉम, लाइक यहाँ पर हम बात करते हैं वन हेलिक्स में आपके टोटल कितने 10 बेस पेयर हैं, ओके। सो यहाँ पर वन हेलिक्स के अंदर आपका 10 बेस पेयर होते हैं इन केस ऑफ योर BDNA। नाउ यहाँ पर वन हेलिक्स की लेंथ जो है दैट इज़ 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वन हेलिक्स में 10 बेस पेयर है तो यहाँ पर इफ़ वी डिवाइड 34 विथ 10 तो यहाँ 3.4 जो है वो एडजेसेंट बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस निकलेगा। सो यहाँ पर आपका आंसर कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, टोटल लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर टोटल बेस पेयर इनटू एडजेसेंट बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस दैट इज़ 3.4 एंगस्ट्रॉम। If the answer is given as nanometer, then here we will take 3.34 नैनोमीटर, ठीक है। बट हमें यहाँ एंगस्ट्रॉम में दिया है तो ये 3.4 एंगस्ट्रॉम कम आएगा। अब यहाँ पर आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ 78.2 एंगस्ट्रॉम। So the right option here is option number 4. Now coming to the next question. Okazaki fragments are. So Okazaki fragment replication 4 का आपने पढ़ा था। replication 4 में एक स्ट्रैंड पे continuous बनेगा लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरे पर आपके शॉर्ट फ्रेगमेंट्स बनते हैं जिन्हें हम ओकाजाकी कहते हैं। तो ओकाजाकी आर दे आर द शॉर्ट DNA फ्रेगमेंट्स ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूस बन रहा है और जो शॉर्ट फ्रेगमेंट बन रहे हैं वो लैगिंग स्ट्रैंड पर बन रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड इज राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल द वायरुलेंट नेचर ऑफ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इज ड्यू टू। यहाँ पर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का वायरुलेंट नेचर क्यों था, तो क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल, कि आपका यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल की वजह से है, सिक्रीशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड कोट ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड कोट सिक्रीशन की वजह से है, ड्यू टू स्मूथ कैप्सूल फॉर्म बाय बैक्टीरिया। सो
यहाँ पर ये स्मूथ बैक्टीरिया के ऊपर स्मूथ कैप्सूल फॉर्म होती है, इस वजह से है। सो यहाँ तीनों ही रीज़न ठीक हैं। डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो उसका वायरुलेंट होता है और वही ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो जो भी जनरेशन्स हैं वो सारी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वायरुलेंट होगी। सो हियर फोर्थ ऑप्शन दैट इज़ ऑल ऑफ अबव इज़ राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, E. coli is allowed to grow for 60 minutes, then what would be the proportion of light and hybrid density DNA? So यहाँ मेसेल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट की बात की गई है कि E. coli को अगर हम 60 मिनट्स के लिए ग्रो करते हैं तो यहाँ लाइट और हाइब्रिड डेंसिटी DNA मॉलिक्यूल कितने बनेंगे। तो बच्चे यहाँ पर आपका ये एक DNA मॉलिक्यूल है, ये आपका 20 मिनट्स में रेप्लिकेट करता है E. coli, और एक मॉलिक्यूल से आपके इस तरह से 2 मॉलिक्यूल बने, ठीक है। यहाँ पर आपका नाइट्रोजन 15 थे दोनों स्ट्रैंड, और हमने फिर इसे नाइट्रोजन 14 के अंदर डाला, तो यहाँ पर दोनों ही आपके क्या बनेंगे, हाइब्रिड। मैंने आपको बताया है कितनी भी जनरेशन के बाद पूछे, हाइब्रिड का नंबर सिर्फ आपका क्या रहेगा, 2। आपको यहाँ सिर्फ टोटल प्रोजेनी देखनी है। तो बच्चे यहाँ पर आपका सी 20 के बाद आपके बन रहे हैं 2 मॉलिक्यूल, देन आपका 40 मिनट्स के बाद बनेंगे 4 मॉलिक्यूल, और यहाँ पर 60 मिनट्स के बाद बनेंगे 8 मॉलिक्यूल। आउट ऑफ दिस 8 मॉलिक्यूल 2 हमेशा आपके क्या रहेंगे, हाइब्रिड, और यहाँ पर बचे 6 वो आपके क्या होंगे, लाइट बैंड। तो जब आप इसे कट करेंगे तो इट कम्स टू बी 3:1। सो द राइट ऑप्शन हियर इज़ 3:1। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। Now coming to the next question, to prove the semi-conservative nature of DNA replication, Taylor performed an experiment on Vicia faba। उसने कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज़ किया। तो बच्चे यहाँ पर आपका टेलर ने यूज़ किया था रेडियो एक्टिव थायमिडिन। इसी तरह पर आपके एक साइंटिस्ट थे केम्स, उन्होंने यूज़ किया था आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और आपका यहाँ पर रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन किसने यूज़ किया, नॉट रेडियो एक्टिव, यहाँ पर भी आइसोटोपिक फॉर्म ही यहाँ पर यूज़ की गई है, किसकी, नाइट्रोजन की, इन मेसेल्सन एंड स्टेल। सो यहाँ पर आपके इन 3 साइंटिस्ट ने आपका वर्क किया है। अलॉन्ग विद दिस यहाँ कोरेंस ने भी किया है ट्राइटिकेल प्लांट पर। तो यहाँ राइट ऑप्शन आ जाएगा रेडियो एक्टिव थायमिडिन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द इनकरेक्ट वन। आपको यहाँ पर इनकरेक्ट जो है वो बताना है। तो डीएनए एडिशनल स्टेबिलिटी होती है उसमें, क्योंकि वहाँ थायमिडिन प्रेजेंट होता है यूरेसिल की जगह, बिल्कुल राइट है। आरएनए कैटालिटिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि वो एंजाइम राइबोसाइम की तरह बिहेव करता है और रिएक्टिव होता है, बिल्कुल राइट है। तो वो आरएनए के अंदर आपका राइबोसाइम की तरह बिहेव करता है। ईजिली डिग्रेडेबल है, ये भी राइट है, क्योंकि वो आपका रिएक्टिव है। जो रिएक्टिव है वो अनस्टेबल है, तो ईजिली डिग्रेड हो सकता है। कैन ट्रांसलेट प्रोटीन डायरेक्टली, बिल्कुल गलत है। आरएनए अगर आपका जेनेटिक मटेरियल होगा तो पहले उसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट किया जाएगा एंड देन यहाँ पर प्रोटीन फॉर्म किया जाएगा, तो ये डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना पाता है। तो योर लास्ट ऑप्शन दैट इज़ ऑप्शन 4 इज़ इनकरेक्ट, बाकी सारे आपके क्या हैं, करेक्ट हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन और रीज़न बचा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट है डीएनए इवॉल्व हुआ है आरएनए से, बिल्कुल राइट है। एनसीईआरटी आरएनए वर्ल्ड में ये पॉइंट है, डीएनए इवॉल्व हुआ है आरएनए से। क्यों हुआ है, क्योंकि आरएनए आपका कैटालिस्ट की तरह है और रिएक्टिव होता है, तो आरएनए के अंदर मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये बार बार रिएक्ट करेगा, ठीक है। और जबकि आपका डीएनए जो होता है स्टेबल होता है, तो अगर डीएनए आपका पहले बना होता तो डीएनए तो स्टेबल होता, डीएनए तो स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये तो आपका रिएक्ट ही नहीं करता, और रिएक्ट ही नहीं करता, इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहे हैं, तो ये आरएनए फॉर्म नहीं कर पाता। तो इस वजह से आरएनए आपका डीएनए आपका इवॉल्व हुआ है आरएनए से, क्योंकि आरएनए रिएक्टिव और अनस्टेबल है, तो उसमें मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। तो बच्चा यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली चीज़, और इंटर रिलेटेड भी है, तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट आर राइट एंड बी इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर A।
सो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हर्शन चेज एक्सपेरिमेंट अगर बैक्टीरियोफेज रेडियो लेबल्ड है सल्फ़र से, तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन होगा? यहाँ कंक्लूजन होगा कि आपका अगर रेडियो एक्टिव सल्फ़र है तो सल्फ़र कैप्सूल में प्रेजेंट होता है बैक्टीरियोफेज की, और ये आपके बैक्टीरियोफेज जो है हल्के होते हैं, तो ये सुपरनेटेंट की तरह काम करते हैं, हल्के होकर ऊपर होंगे। तो यहाँ पर सल्फ़र क्योंकि कैप्सूल में प्रेजेंट है तो सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी शो होगी। तो यहाँ है रेडियो एक्टिविटी शो नहीं होगी सुपरनेटेंट में, गलत हो गया। सुपरनेटेंट शो करेगा रेडियो एक्टिविटी, सही हो सकता है। यहाँ पर सुपरनेटेंट और बैक्टीरियल सेल दोनों शो करेंगे, गलत। और रेडियो एक्टिविटी कोई शो ही नहीं करेगा, तो लास्ट ऑप्शन भी रॉन्ग है। सो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन मिला है, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सेकेंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So moving to the next question. So here the question is again you have to choose the right one. So deoxyribonucleoside ट्राईफॉस्फेट एक्ट करता है मोनोमर की तरह, बिल्कुल सही है। ये आपका न्यूक्लियोसाइड है और यहाँ पर फॉस्फेट जोड़ दिया गया है, तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड ही आपका क्या होती है? मोनोमरिक यूनिट होती है। सो दिस इज राइट, दिस statement is right. Then deoxyribonucleoside triphosphate provide energy for polymerization reaction. बिल्कुल सही है बच्चा। यहाँ पर ये जो ट्राईफॉस्फेट होगा, इसके फॉस्फेट आपका ब्रेक होंगे और यही क्या देंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जब इसकी पॉलीमराइजेशन यानी कि बाइंडिंग होगी। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, ये रॉन्ग तो है नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ए करेक्ट है और लास्ट है बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, तो हम लास्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे। आंसर थर्ड कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जहाँ पर 6000 आपके नाइट्रोजनस बेस हैं। तो यहाँ 6000 में हमें पता है प्यूरीन जितना होगा उतना ही पायरिमिडीन होगा, यानी कि 3000, ठीक है। अब इसके बाद है एडेनिन जो है, इनमें एडेनिन हमें गिवन है 1522, तो बच्चा जितना एडेनिन होगा उतना ही आपका थायमिन होगा, दैट इज़ 1522, ठीक है। आपको ए और टी पता है, तो ए और टी अगर आप यहाँ पर जोड़ देते हैं 1522, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाता है? 4403, यानी कि 3044 आपका क्या हो गए हैं? ए एन टी। तो बचे हुए क्या होंगे आपके? सी एन जी। तो 6000 में से आप इसे माइनस कर दीजिए और जो आंसर आएगा उसे आपको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि वो आपको मिलेंगे सी एंड जी, और जितने सी है उतने ही जी होते, यानी कि ये हाफ हाफ होंगे। तो यहाँ पर जो भी आंसर मिले माइनस करके उससे जब हाफ हाफ करेंगे, सो योर राइट ऑप्शन विल बी योर 1478। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन 1478 होगा, यानी योर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। Now moving to the next question. If the length of E. coli is 1.45, calculate the number of base pair in E. coli. Again same है क्वेश्चन। टोटल लेंथ जो है वो किसके बराबर होती है? टोटल बेस कितना है और एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। सो यहाँ पर एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड में डिस्टेंस कितना है? तो यहाँ टोटल लेंथ दे रखी है 1.45 mm है, यानी कि 10⁻³ में लिख सकती हूँ, ओके। और टोटल बेस पेयर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं, और यहाँ पर डिस्टेंस जो है एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच में, तो आप नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम किसी में भी निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर एडजेसेंट के बीच में हम ले लेते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम को बच्चे आप 10⁻9 ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप पावर जो है 9 ले लेंगे, ठीक है। तो 10⁻³ एंड 10⁻9, और यहाँ पर आपका कैलकुलेट कर जो राइट आंसर आपका निकलेगा दैट विल बी योर 4.26। सो यहाँ पर 1.45 10⁻³ को आपको डिवाइड करना है 3.4
3.4 इंटू 10⁻⁹ और आपका नंबर ऑफ बेस पे यहाँ फाइंड आउट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या आएगा, दैट इज़ 4.6 इंटू 10⁻⁶। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज RNA टू DNA। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो इसके पीछे हो सकता है वायरस को अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है। तो पीछे देखिए RNA से आपका DNA बन रहा है, तो RNA से पहले cDNA बनाया जाएगा, तो यहाँ पर तो एक स्टेप बढ़ा है, तो यहाँ एनर्जी का कंजप्शन हुआ है, तो यहाँ पर ये चीज़ की कंजर्व होगी, ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। फिर यहाँ पर है वायरस के अंदर जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, RNA, ठीक है। और इन वायरसेस को हम कहते हैं रेट्रोवायरस। वायरस आपको पता है ए सेलुलर है, तो ये अपना DNA रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट के DNA को हाईजैक करते हैं, होस्ट की मशीनरी को। तो जब ये होस्ट सेल में जाएंगे और इन्हें अपना RNA यहाँ डिवाइड कराना है, तो होस्ट का DNA है, होस्ट का जेनेटिक मटेरियल DNA है। अब DNA में RNA इंटीग्रेट नहीं हो सकता, इसलिए ये इस RNA को cDNA में कन्वर्ट करते हैं और फिर होस्ट DNA के साथ इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन कि उन्हें अपना DNA जो है वो इंटीग्रेट करना होता है होस्ट सेल में, ताकि उनका DNA होस्ट DNA के साथ रेप्लिकेट कर सके, सही है। नेक्स्ट, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री DNA जो होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से जो बनेगा वो इजीली ट्रांसलेट हो जाएगा। तो बच्चा ट्रांसलेशन में तो आपके सभी सेम ही स्टेप होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। cDNA जो है वो आपका नॉर्मल DNA से कुछ हटकर ट्रांसलेट होता है। सो यहाँ पर आपका सिर्फ ऑप्शन बी जो है दैट विल बी करेक्ट, अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ऑड वन आउट चूज़ करना है। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू रिच होते हैं, राइट है। लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडिन बेसिक अमाइनो एसिड है, राइट है। चार्ज जो होता है हिस्टोन प्रोटीन में वो डिपेंड करता है उनके अमाइनो एसिड रेसिड्यू और उनकी साइड चेन्स पर, राइट है। H1 इनहेरिटेबल है, तो ये चीज़ गलत है। बाकी सारे हिस्टोन जो है आपका इनहेरिट होते हैं एक्सेप्ट योर H1 आपका नॉन इनहेरिटेबल है। सो ऑप्शन 4 इज राइट, ये आपका रॉन्ग है, बाकी सारे राइट हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज विद विच कार्बन नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड विद राइबोज शुगर। तो ये आपकी राइबोज शुगर है, दिस इज योर राइबोज शुगर, और इसके फर्स्ट कार्बन पर आपका नाइट्रोजनस बेस होते हैं और यहाँ पर 5th कार्बन से जुड़ा होता है फॉस्फेट। तो यहाँ राइट आएगा, फर्स्ट कार्बन से आपका जुड़ा हुआ है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो हैं क्लियर होंगे। इन केस यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे यहाँ पर टैली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।